इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं किराए के मकान के लिए तो आपको डिडक्शन कहां और कैसे मिलेगा। ITR फाइल करने वाले हर एक व्यक्ति का यही एम होता है कि उसकी टोटल इनकम कम से कम दिखाई जाए ताकि उसके ऊपर टैक्स पेमेंट का जो भार है वो कम से कम आ सके। तो टैक्स पेमेंट कम तभी आएगा जब उसका टोटल इनकम कम दिखाया जाएगा। कम दिखाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत दिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके टोटल इनकम को घटाया जा सकता है। एक डिडक्शन है HRA का। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। यदि आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA मिलता है तो उसका जो डिडक्शन है आपको 1013A में सैलरी इनकम निकालते समय ही मिल जाता है, क्लेम करना होता है। HRA आपके बेसिक सैलरी का पार्ट होता है या सैलरी स्ट्रक्चर या CTC कह सकते हैं, उसका पार्ट होता है। तो दोस्तों, यदि HRA मिलता है तो आप क्लेम कर सकते हैं ईजिली। लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए क्या जो कि अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है लेकिन उसको HRA नहीं मिलता है और वो एक ऐसी सिटी में रहता है कि वहाँ पे उसको रेंट पे किराए पे मकान लेना होता है और वो किराया का पेमेंट करता है। तो जो किराया वो पेमेंट कर रहा है, क्या ऐसे एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा रेंट पर? तो आंसर इज़ यस। उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा 80GG में। उसकी कुछ शर्तें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। यदि एम्प्लॉय को डिडक्शन चाहिए रेंट पेमेंट पे तो उसको 80GG में दिए हुए कुछ शर्तें हैं जिसको कि फॉलो कर। 6 कंडीशन मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके एक टैक्सपेयर रेंट पेमेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80G में। सो फर्स्ट कंडीशन है, ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही अलाउ है। सेकेंड कंडीशन, वो इंडिविजुअल और HUF या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है और या तो फिर सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है। थर्ड कंडीशन, यदि सैलरी एम्प्लॉय है तो उसको HRA ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलना चाहिए, विच मीन्स HRA कंपोनेंट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। क्योंकि यदि उसको HRA यदि एम्प्लॉयर से मिलेगा तो वो 80GG में रेंट का क्लेम नहीं ले सकता, उसको सैलरी हेड में ही क्लेम लेना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, पहला, जो टैक्स पेयर है उसका स्पाउस है या उसका कोई माइनर चिल्ड्रेन है या HUF का कोई मेंबर है जहाँ पे उसकी ऑफिस लोकेटेड है, जहाँ पे वो करेंटली रिसाइड कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है, या फिर यदि कोई बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो जहाँ पे अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है उस प्लेस पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए जो कि इन लोगों के ओनरशिप में हो। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपको दिल्ली के चांदनी चौक में यदि कोई जॉब मिली है और आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई भी HRA नहीं मिलता है, यानी कि आपकी जो सैलरी डिटरमाइन की गई है उसमें HRA इंक्लूड नहीं है, इस केस में आप क्या करते हैं, किराए पे मकान लेते हैं, उसका रेंट पेमेंट करते हैं। सिमिलरली यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस कर रहा है और वो एक सिटी से दूसरे सिटी, विच मीन्स कि दिल्ली का चांदनी चौक, वहाँ पे जाके कोई प्रोफेशन, यदि कोई प्रोफेशनल है तो अपनी ऑफिस डालेगा या फिर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी वहाँ बिजनेस कर रहा है और वो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता है, किराए का मकान लेके किराए का पेमेंट कर रहा है। तो कंडीशन नंबर 4 ये कहता है कि आपको इस लोकेशन में यानी चांदनी चौक में आपको ऐसी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ना तो आपके नाम पर, ना ही आपके स्पाउस के नाम पे और ना ही आपके माइनर चिल्ड्रन के नाम पर, और यदि कोई HUF का मेंबर है वो ये सब यदि चीज़ें कर रहा है तो उसके नाम पे भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यदि होगा तो उसको 80GG में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो कंडीशन नंबर 5, यानी कि जिस लोकेशन में आप जॉब कर रहे हो उस लोकेशन को छोड़कर किसी दूसरे लोकेशन में यदि आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो टैक्स पेयर या SSC है उसके नाम पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो एग्जेम्पशन क्लेम करता है यानी डिडक्शन क्लेम करता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें जो दूसरे लोकेशन में उसकी प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड हेड में क्लेम कर रहा है, तो वो पर्सन भी 80GG में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है।
जैसे हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई भी पर्सन के पास मोर देन 2 यदि हाउस प्रॉपर्टी है और वो तीनों हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसमें 2 ही हाउस केवल उसका सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, बाकी एक जो हाउस प्रॉपर्टी वो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी हो चाहे एक प्रॉपर्टी हो, यदि वो सेल्फ ऑक्युपाइड में हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्लेम हो रहा है तो वो भी 80GG के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 6 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने कंडीशन 1 से लेकर 5 तक फुलफिल किया है लेकिन कंडीशन 6 आपने फॉलो नहीं किया तो यू आर नॉट सपोज टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, विच मीन्स कि आपको 80GG में डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज कंडीशन नंबर 6? कंडीशन नंबर 6 ये है कि आपको डिडक्शन या क्लेम करते समय 80GG में आपको फॉर्म 10BA आपको सबमिट करना है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिटर्न फाइल होता है तो ऑनलाइन ही सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो फॉर्म 10BA आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं कि 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो ये तो मैंने बात की कि डिडक्शन कहाँ मिलेगा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा है कि डिडक्शन कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ लिमिट्स हैं, जिसको कोई क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। 80GG में आपको डिडक्शन की लिमिट दी गई है, इसी लिमिट में ही आपको डिडक्शन क्लेम करना है, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसको आप पूरा क्लेम कर लेंगे। इस लिमिट को हमें फॉलो करना है, क्योंकि इसी लिमिट के अंदर ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इन तीनों में से जो कम होगा 80GG में आपको रेंट जो आप पेमेंट किए उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। पहला है 5000 रुपीज़ पर मंथ और एनुअली यानी कि 60,000। दूसरा है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल का जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 25%। और थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाला जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम ये 4 पॉइंट्स को माइनस करते हैं तो हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि कोई हो तो माइनस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A का, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का इनकम हो या फिर शेयर मार्केट का इनकम हो, वो माइनस होता है। सारे डिडक्शन जो कि 80C से लेके 80U तक अवेलेबल होते हैं एक पर्सन को, वो माइनस होंगे, लेकिन 80GG का जो डिडक्शन है वो माइनस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विच मीन्स कि 80GG का डिडक्शन, ठीक है, 80GG का डिडक्शन हमको माइनस नहीं करना है। फोर्थ है जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी NRI या फॉरेन कंपनीज जिसका कि इनकम जो है स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, जैसे 115A, 115AB, 115AC, 115AD, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को जब हम ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। समीक्षा एक पर्सन है जो कि 5 लाख रुपए पर एनम अर्न करती हैं और वो मुंबई में रहती हैं रेंटेड अपार्टमेंट में, और वे 15,000 रुपये महीना पर मंथ पेमेंट करती हैं, विच मीन्स कि समीक्षा को उनके एम्प्लॉयर से कोई भी HRA नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 15,000 रुपये का पेमेंट कर रही हैं और पूरे साल भर का 1,80,000 रुपीज़ पेमेंट करती हैं। नाउ एज पर द एबव मेंशन क्राइटेरिया 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अराइज होते हैं। यदि इनको 80GG में डिडक्शन लेना है तो पहली क्राइटेरिया है 60,000 एनुअली, जो ऊपर हमने देखा था 5,000 पर मंथ या 60,000। 25% ऑफ 5 लाख रुपीज़ यानी एडजस्टेड टोटल इनकम है। इस एग्जांपल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनका नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है, और 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है वो ऑलरेडी इसमें से माइनस किया गया है, ठीक है, एक्सेप्ट 80GG तो 1,25,000। एंड जो इन्होंने रेंट पेमेंट किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ऊपर में हमने देखा तो 1,80,000 इनका रेंट पेमेंट है, 10% 5 लाख का 1,30,000। हमें तीनों में से जो कम होगा यानी 60,000 कम है तो 60,000 ही 80GG में इनको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर यदि ये कहती हैं कि
हमने तो रेंट जो पेमेंट किया हुआ है वो रेंट हमने पेमेंट किया है 1,80,000 रुपये का, तो हमें तो 1,80,000 रुपये पे डिडक्शन मिलना चाहिए। तो 1,80,000 पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन तीनों में से जो कम होगा उसी पे ही डिडक्शन मिलेगा। इसलिए जो 60,000 इनका है वो इनके ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस होगा और उसके बाद इनको टैक्स का पेमेंट करना होगा। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म 10BA सबमिट करना है और अपना 80GA का डिडक्शन क्लेम करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल दैट नोट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।